हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का YouTube चैनल डिजिटल पुस्तक में हार्दिक स्वागत है। आज हम गणित कक्षा 7 प्रश्नावली 1.4 के सवालों को हल करेंगे। आज के इस वीडियो में हम भाग से संबंधित मुख्य जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो भाग से संबंधित जो मुख्य जानकारियां हैं वो हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम इस प्रश्नावली के सवालों को एक एक करके हल करेंगे। चलिए हम भाग से संबंधित मुख्य जानकारियों को समझने का प्रयास करते हैं। हम ये प्रश्नावली पूर्णांकों से संबंधित पढ़ रहे हैं। पूर्णांक संख्या में अगर हम 0 का भाग देते हैं, किसका? 0 का, शून्य का। तो शून्य का भाग देते हैं तो ये क्या है? परिभाषित नहीं है और इसका उत्तर आएगा वो अनंत आएगा। किसी भी पूर्णांक में अगर हम शून्य का भाग देते हैं तो उसको हम क्या लिखते हैं? परिभाषित नहीं। परिभाषित नहीं। और इसका निशान होता है अनंत का। कोई भी संख्या देख लो, जैसे 5 है, 5 में 0 का भाग देंगे तो अनंत। 100 में 0 का भाग देंगे तो अनंत। कोई भी संख्या -3 में 0 का भाग देंगे तो भी अनंत। एक बात आप लोगों के अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि 0 से किसी भी संख्या में भाग नहीं दिया जा सकता। उसका उत्तर है वो परिभाषित नहीं, यानी अनंत आता है। कोई भी संख्या का अगर हम 0 में भाग देते हैं तो उत्तर 0 ही आता है। कोई भी संख्या का अगर हम 0 में भाग देते हैं तो उत्तर 0 आता है। तो उत्तर क्या आता है? 0। ये अपनी दूसरी बात है। कोई भी संख्या से दे दो 0 में, अगर -3, 2 किसी संख्या से भाग दे दो, उत्तर आएगा 0। तो हमने यहां 2 बातें सीखी कि 0 से किसी संख्या में भाग देना अनंत, परिभाषित नहीं किया जा सकता, और किसी संख्या से 0 में भाग देना तो उत्तर अपना आएगा 0। अब देखिए, 1 से अगर किसी संख्या में भाग देते हैं, अपनी तीसरी बात नोट करना, 1 से किसी संख्या में भाग देते हैं, 1 से, तो वही संख्या प्राप्त होगी। जैसे 5 में हमने 1 का भाग किया तो 5। 100 में अगर हमने 1 का भाग किया तो 100। इसी तरह से -20 में अगर हमने 1 का भाग किया तो -20। चाहे माइनस की संख्या हो ऋणात्मक, चाहे प्लस की संख्या हो धनात्मक, उसमें 1 का अगर हम भाग देंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। अगर वो धनात्मक है तो धनात्मक प्राप्त हो जाएगी, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक प्राप्त हो जाएगी। क्या हम -1 से भाग दे करके भी वही संख्या प्राप्त कर सकते हैं? -1 से भाग देने पर वही संख्या प्राप्त नहीं होगी, वही संख्या प्राप्त नहीं होगी। तो संख्या तो वही प्राप्त होगी, लेकिन उसके जो आगे का चिन्ह है वो बदल सकता है। वो धनात्मक भी आ सकता है और ऋणात्मक भी आ सकता है। देखिए यहां हम 5 में -1 का भाग देते हैं तो -5 प्राप्त होगा। -1 से जब हम 5 में भाग देते हैं तो -5 प्राप्त होता है। संख्या तो वही है, लेकिन चिन्ह बदल गया। चिन्ह बदल गया इसका मतलब संख्या वही नहीं है। ये तो है ऋणात्मक 5 और ये है धनात्मक 5। इसी तरह से अगर हम -10 में -1 का भाग देंगे तो यहां +10 के प्राप्त होंगे धनात्मक। ये -10 था और अब क्या प्राप्त हो रहा है? हमें +10 प्राप्त हो रहा है। तो 1 से भाग देने पर तो वही संख्या प्राप्त हो रही थी, लेकिन -1 से भाग देने पर वही संख्या प्राप्त नहीं हो रही है। ये हमने 2 बातें
1 से संबंधित सीखी और 0 से संबंधित 2 बातें सीखी। अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि कोई भी संख्या हो वो अगर ऋणात्मक है, ऋणात्मक पूर्णांक है, उसमें अगर हम भाग दे रहे हैं और वो भी क्या है, ऋणात्मक है, तो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। कहने का मतलब यहां इस तरह से है कि ऋणात्मक पूर्णांक भाग ऋणात्मक पूर्णांक बराबर धनात्मक पूर्णांक। उदाहरण ये हो गया -5 में अगर -5 था, ये भी ऋणात्मक था, ये भी ऋणात्मक था, तो यहां उत्तर हमें 1 प्राप्त हुआ और वो क्या हुआ, धनात्मक हुआ। 5 में 5 का भाग देंगे 1 आएगा और माइनस का माइनस में भाग देंगे तो प्लस हो जाएगा। ऋणात्मक पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक का भाग देने पर धनात्मक पूर्णांक होगा। अगर ऋणात्मक पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक का भाग दे देते हैं, क्या कर देते हैं, धनात्मक का भाग दे देते हैं। जहां दोनों माइनस वाले नहीं है, एक माइनस वाला है और एक प्लस वाला है, तो अपना उत्तर है वो धनात्मक न आकर के ऋणात्मक आएगा। तो अपना उत्तर क्या आएगा, ऋणात्मक। इसी तरह से अगर ये धनात्मक यहां हो और ऋणात्मक यहां हो तो भी उत्तर ऋणात्मक आएगा। और प्लस प्लस यानी धनात्मक पूर्णांक में धनात्मक का उत्तर देने पर, भाग देने पर धनात्मक ही हमें प्राप्त होगा। ये प्रश्नावली हल करने से पहले मुख्य मैंने 3-4 बातें बताई हैं आपको। ये बातें आप अगर ध्यान में रखोगे तो भाग से संबंधित आपकी कोई समस्या नहीं आने वाली है। चलिए पहले सवाल को हम हल करते हैं। प्रश्नावली 1.4 का पहला सवाल बोर्ड पर हाजिर है। इस पहले सवाल में कई सवाल दिए हुए हैं, लेकिन उनमें से मैंने केवल बोर्ड पर 3 सवाल दिए हैं अलग अलग टाइप के। इन 3 सवालों को हल करके मैं बताऊंगा और फिर ऐसे ही वो अन्य सवाल हैं वो आप हल करेंगे। सबसे पहले हम पहला सवाल हल करते हैं। ए में देखिए -30 भाग 10 ये सवाल है। देखिए यहां ऋणात्मक पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक का भाग दिया जा रहा है, तो उत्तर आएगा वो ऋणात्मक आएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब आप ये समझिए कि 30 में हमें 10 का भाग देना है, 0 से 0 कट जाएगा तो उत्तर आया 3। ये अपना इसका -3 जवाब होगा। यहां आप लोगों से ये नहीं पूछा जा रहा है कि 30 में 10 का भाग देंगे तो उत्तर क्या आ रहा है। यहां ये पूछा जा रहा है कि ऋणात्मक पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक का भाग दे रहे हैं तो उत्तर धनात्मक आ रहा है या ऋणात्मक। ये जानकारी हमें हासिल करनी है। ये 30 में 10 का भाग देना तो आपने पहली दूसरी कक्षा में ही सीख लिया होगा। चलिए अब हम अगला जो सवाल है ई वो देखते हैं। ई ऑप्शन में 13 भाग ब्रैकेट चालू -2 + 1। देखिए ऐसे सवाल हो तो पहले भाग वाला हल नहीं होगा, ब्रैकेट के अंदर की जो राशि है उसको हमें हल करनी होती है। तो इस ब्रैकेट के अंदर कौन सी राशि है, 13, ये भाग का निशान हमने लगा दिया और ब्रैकेट के अंदर जो राशि है वो -2 + 1 है। -2 + 1 को हम अगर जोड़ घटाव करेंगे तो माइनस की राशि है वो ज्यादा है, इसलिए -1 रहेगा। 13 भाग -1, इसको सरल करेंगे तो ये राशि आ जाएगी, यानी -2 में से 1 को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। और अब देखिए आपको मैंने बताया था कि धनात्मक पूर्णांक में अगर ऋणात्मक का भाग देंगे तो भी क्या आएगा, ऋणात्मक। ऋणात्मक में धनात्मक का दिया था तो भी ऋणात्मक, और धनात्मक में ऋणात्मक का भाग देंगे तो भी ऋणात्मक, और 1 का भाग देने पर वही संख्या आती है। ये मैंने आपको पहले बता दिया था। ये इसका जवाब हुआ -13। इसी तरह से हम ये आई वाला सवाल और हल करते हैं। आई वाले सवाल में क्या है, 2 ब्रैकेट अलग अलग दे रखे हैं, उनके बीच में भाग का निशान है।
तो पहले इस राशि के ब्रैकेट को हल कर लेते हैं, फिर इस राशि के ब्रैकेट को हल कर लेते हैं और फिर उन दोनों का भाग दे देते हैं। तो इसको इस हिसाब से लिखिए आप, -6 + 5 ये ब्रैकेट और ये भाग का निशान नीचे बट्टा में रख देंगे, -2 + 1 ये ब्रैकेट। इन ब्रैकेट को हम हल करेंगे तो -6 में से 5 जाएंगे तो 1 बचेगा, और वो भी माइनस का। क्यों? क्योंकि माइनस वाली संख्या ज्यादा है। -2 में से 1 जाएगा तो -1 बचेगा। क्यों? क्योंकि -2 वाली संख्या बड़ी है, इसलिए माइनस के निशान। और ऋणात्मक पूर्णांक का ऋणात्मक पूर्णांक में भाग देने पर धनात्मक उत्तर आता है, और धनात्मक के लिए निशान लगाने की जरूरत नहीं होती है। 1 का 1 में भाग देंगे तो 1। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ऋणात्मक पूर्णांक में ऋणात्मक का भाग देंगे तो धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा, और 1 का 1 में भाग देने पर 1। इस तरह से हमने पहला सवाल हल किया। आपके अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके बाकी जो 1, 1, 2, 2 इनके साथ में और दिए हुए हैं, वो इसी तरीके से आप हल करने का प्रयास करिए। चलिए अब हम 2 नंबर सवाल हल करते हैं। प्रश्न नंबर 2, ए, बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए a भाग ब्रैकेट चालू b + c बराबर नहीं है। a भाग b + a भाग c के को सत्यापित कीजिए। ये हमें यहां सत्यापन करना है इनका। a, b और c के मान दिए हुए हैं। इस दूसरे सवाल में 2 सवाल है, a और b। a सवाल हम हल कर रहे हैं, उसी हिसाब से आप b वाला सवाल हल करेंगे। यहाँ a, b और c के मान दे रखे हैं, और हमें इस ये जो सूत्र दे रखा है, इस सूत्र में हमें ये रखने हैं और सिद्ध करना है कि ये दोनों राशियां बराबर नहीं है। तो चलिए पहले वाले इस पार्ट में हम इनके मान रखते हैं। तो इसको हल इस प्रकार से करेंगे। a की जगह क्या रखना है? 12 भाग b + c की जगह क्या रखना है? -4 + 2 और बराबर का निशान। a की जगह क्या रखना है? 12, b की जगह क्या रखना है? -4 प्लस में a की जगह 12 और c की जगह 2। ये मान हमने इस सूत्र के अकॉर्डिंग रख लिए। अब इनको हल करके ये सिद्ध करना है कि ये दोनों बराबर नहीं है। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो -4 बड़ा है, 2 छोटा है, तो उत्तर आएगा अपना 12/-2। और इसको इससे हल करेंगे तो माइनस का ही निशान आएगा, और 4 × 12। इसको इससे हल करेंगे तो 6 आएगा प्लस का, क्योंकि दोनों ही प्लस हैं। इसको इससे हल करेंगे तो उत्तर आएगा 6 और आएगा माइनस का 6 दूनी 12। अब ये चीज आई, इनको हम जोड़ घटाव करेंगे तो 3 आएगा और इसके -6। ये बराबर नहीं है, इसलिए ये बराबर का निशान लगा करके ऊपर क्रॉस का निशान है, लाइन तिरछी लाइन करके काट दिया कि ये दोनों राशियां आपस में बराबर नहीं है। यही हमें सत्यापित करना था। इसी हिसाब से आप दूसरा सवाल है वो मान रख करके दोनों राशियां बराबर नहीं है, ये करना है सत्यापन। चलिए अब हम तीसरा सवाल हल करते हैं। सवाल नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें 4-5 रिक्त स्थान दे रखे हैं, उसमें से 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति हम कर रहे हैं। पहला ही है ए, इसमें दिया है 369 भाग खाली स्थान बराबर 369। यानी किस चीज का हम भाग देंगे तब इसमें उत्तर वही राशि आ जाएगी। और आप लोगों को पता है कि 1 का भाग देने पर वो स्वयं राशि आती है। ठीक है, हमने देखा था ना पीछे कि 1 का किसी संख्या में भाग देंगे तो वही राशि आएगी। और एक उत्तर तब आता जब 369 का ही भाग लगता। दूसरा है रिक्त स्थान भाग 1 बराबर -87, वही राशि आएगी जब 1 का भाग देंगे तो यही यहां पर पूर्ति हो जाएगी। -87 में जब 1 का भाग देंगे तो -87 आएगा, 369 में जब 1 का भाग देंगे तो 369 आ रहा है। इसी तरह से आप इसके अन्य रिक्त स्थान हैं उनकी पूर्ति करने का प्रयास कीजिए। सवाल नंबर 4 में दिया है, इस सवाल को ध्यान से पढ़िए। 5 ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए। ए बी के रूप में 5 जोड़े लिखने हैं ताकि a भाग b बराबर -3 हो। यानी ये 2 संख्याएं पूर्णांकों की ऐसी हों
कि a में b का भाग दें तो -3 जवाब आए, और ऐसा एक जोड़ा 6 और -2 का दिया हुआ है। ऐसे ऐसे हमें 5 जोड़े और लिखने हैं। तो इसको ध्यान से समझना, अपना उत्तर 3 आना चाहिए और वो भी ऋणात्मक। तो हम 30 में 10 का भाग देंगे तो भी 3 आएगा, 6 में 2 का भाग दे रहे हैं तो भी 3 आएगा, 15 में 5 का भाग देंगे तो 3 आएगा, 12 में 4 का भाग देंगे तो 3 आएगा, 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 आएगा। तो हमें संख्याएं तो ऐसी लेनी है कि ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग दें तो 3 आए। बात रही ऋणात्मक की, तो चाहे तो ऊपर वाली संख्या ऋणात्मक ले लेना और चाहे दूसरे नीचे वाली यानी भाग वाली संख्या वो ऋणात्मक ले लेना। उन दो में से एक ऋणात्मक लेोगे तो उत्तर ऋणात्मक निश्चित रूप से आएगा। दोनों ऋणात्मक हमें लेने नहीं है और दोनों हमें धनात्मक भी नहीं लेने हैं। तो चलिए, एक जोड़ा ये दिया हुआ है, इसको आप दूसरा जोड़ा इस तरह से ले सकते हैं, -6 2, यानी -6 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो भी -3 उत्तर आएगा। दूसरा जोड़ा हम 9 में -3 का भाग देंगे, 9 और 3 ऐसा ले लेते हैं, 9 में -3 का भाग देंगे तो भी उत्तर -3 आएगा। इन संख्याओं को पलट लो, -9 को 3 से भाग, संख्या तो वही रखनी है लेकिन ऋणात्मक चिन्ह को पलट लेते हैं। -9 में अगर 3 का भाग देंगे तो भी अपना उत्तर -3 आएगा। इसी तरह से आप 12 में 4 का, कि हमें उत्तर -3 लेना है। संख्या चाहे पहली ऋणात्मक ले लो चाहे दूसरी ऋणात्मक ले लो। इस तरह से कई जोड़े आप अपने हिसाब से और भी बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 को अपनी बुक से ध्यानपूर्वक आप पढ़ें। उसमें लिखा है कि किसी दिन दोपहर 12 बजे तापमान है वो 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर था, यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड ही था। 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर का मतलब धनात्मक 10 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब क्या होता है, वो आधी रात तक कम होता जाता है 2 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से, यानी माइनस में चलता है। अब जैसे जैसे हर घंटे प्रति घंटे 2 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, आधी रात तक कम होता जाता है। इतना बजे 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे होगा। एक तो सवाल इसमें ये पूछ लिया, दूसरा सवाल ये पूछ लिया आधी रात को तापमान कितना होगा। एक ही सवाल में 2 सवाल पूछे हुए हैं, तो ऐसे सवालों को आप ध्यान रखेंगे। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इतना ही सवाल पढ़ लेते हैं और उतना हल कर देते हैं, आगे वाली लाइन पढ़ते ही नहीं है। सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इस एक ही सवाल में 2 सवाल पूछे गए हैं। एक तो पूछा कितना बजे 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे होगा, यानी माइनस में 8 डिग्री सेंटीग्रेड कब होगा, और आधी रात को तापमान कितना होगा। आधी रात का मतलब होता है रात की 12 बजे। रात की कितना बजे, 12 बजे, उसको आधी रात बोलते हैं। तो देखिए, इस सवाल को हम हल करेंगे तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है 12 बजे। अब देखिए 1 बजे कितना हो जाएगा, -2 डिग्री सेंटीग्रेड गया तो 10 में से 2 गया 8, 2 बजे 6, 3 बजे 4, 5 बजे 2, इस तरह से 4, 5 बजे इस तरह से क्या है, 2-2 डिग्री सेंटीग्रेड घट रहा है। 2-2 डिग्री सेंटीग्रेड घट रहा है तो हमें देखना है 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे कब आएगा। तो 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे आएगा और 10 डिग्री ऊपर है, तो इसका मतलब 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हमें गिराना होगा। तो 10 तो ये है और वो कितना है 8 माइनस वाला, तो इनको जोड़ते हैं तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आता है। 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गिरने में कितने घंटे लगेंगे, 1 घंटे में 2 डिग्री सेंटीग्रेड गिर रहा है तो 9 घंटे लगेंगे। कितने लगेंगे, 9 घंटे। तो 12 में आप 9 घंटे जोड़ो, जो समय आएगा उस समय 8 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में होगा। तो 12 में हम 9 जोड़ेंगे तो 9 ही बचेंगे, क्यों 12 के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हम अंगुलियों पर जोड़ते हैं तो भी ऐसे 12 में 9 आप जोड़ोगे तो 21 हो जाएगा। और 21 बजे का मतलब होता है 9 बजे। 21 बजे का मतलब क्या होता है, 9 बजे। तो 9 बजे
टेम्परेचर है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। आधी रात का मतलब हो गया 12 घंटा। 12 बजे से रात की 12 बजेंगे तब कितने घंटा हो जाएगा? 12 घंटा। और 12 घंटा में कितने चले जाएंगे? 24 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 घंटे में 2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 12 घंटे में कितना चला जाएगा? 24 डिग्री सेंटीग्रेड। और 24 डिग्री सेंटीग्रेड 10 में से घटाएंगे, वो प्लस में है 10, वो तो चला ही जाएगा। फिर 14 बचेगा, वो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो उत्तर आएगा अपना -14 डिग्री सेंटीग्रेड। आपके अच्छी तरह से समझ में आया होगा सवाल। इस सवाल को समझने का आप प्रयास करें और आगे वाला जो सवाल है 6 नंबर वो आप खुद हल करेंगे। यहां मैं 7 नंबर सवाल को हल करके इस वीडियो को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। सवाल नंबर 7 पढ़िए। एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से 1 मिनट में 6 मीटर नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा? इस सवाल को थोड़ा समझना पड़ेगा। थोड़ा सा इस सवाल को घुमाया हुआ है और कई बच्चे इसको सीधा ही 350 मीटर लेते हैं और गलत कर बैठते हैं। ये चीज आप लोगों को अच्छी तरह से यहां समझनी होगी। यहाँ एक दो शब्द है। कूपक का मतलब होता है कुआं, खदान, और उत्थापक इसके अंदर कूदने वाला या जो भी व्यक्ति है या कोई अन्य है नीचे जाने वाला। ठीक है। 6 मीटर प्रति मिनट की दर से 1 मिनट में 6 मीटर नीचे जा रहा है, 2 मिनट में 12, 3 मिनट में 18, इस तरह से। ठीक है। तो वो जाना कहां से स्टार्ट करता है? भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से। इसलिए मैंने ये चित्र बनाया आपको समझाने के लिए। ये भूमि का तल है और इसके तल से 10 मीटर ऊंचाई पर से वो स्टार्ट करता है नीचे जाना। कितना मीटर ऊंचाई से? 10 मीटर की ऊंचाई से। और फिर वो -350 मीटर, -350 मीटर होता है भूमि तल जो लिया है उससे -350 मीटर। यहां से यहां तक की जो दूरी है वो -350 है और ये है 10। तो ये दोनों दूरियां उसने तय की है। ऊपर से स्टार्ट किया है, ऊपर से स्टार्ट किया है, इसका मतलब 10 मीटर तो ये और -350 मीटर ये। तो कुल दूरी उसने कितने तय की है? 10 + 350 = 360 मीटर। ये बात हमें यहां समझनी है। कई बच्चे क्या करते हैं? -350 को ही काम में ले लेते हैं, इस 10 मीटर को छोड़ देते हैं। ये गलती नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि उसने ये 10 मीटर ये दूरी भी तो उसने तय की थी, उसमें भी तो समय लगा है। और फिर इससे नीचे 350 मीटर गया है। 1 मिनट में 6 मीटर, तो यहां लिखिए 6 मीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर 1 मिनट। ठीक है। 1 मीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर 1/6 मिनट। 360 मीटर दूरी तय करने में लगा समय 1/6 गुणा में 360। इसको इससे काटेंगे 6 × 36 60 मिनट अपना उत्तर आएगा। और 60 मिनट को 1 घंटा भी लिख सकते हैं। तो 1 घंटा उस उत्थापक को -350 मीटर पहुंचने में समय लगेगा। इसी वीडियो के साथ अपनी ये प्रश्नावली खत्म हुई और इस प्रश्नावली के साथ ये अध्याय भी खत्म हुआ। आप सभी बच्चे मन लगा करके इस प्रश्नावली को हल करें। अगले वीडियो में हम अध्याय 2 लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को शुभ दिन। धन्यवाद।